स्वाभिमान। आखिर एक पिता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। इतनी आसानी से तो हिम्मत नहीं हारूंगा। ऐसे कैसे मेरे बेटे के साथ वो गलत कर सकती है। पत्नी बनकर आई थी वो उनकी, और आज उनकी क्या हालत कर दी है उसने। इतनी आसानी से माफ नहीं करूँगे उसे। सुरेंद्र जी हिम्मत करते हुए खड़े होकर बोले। उन्हें इस तरह देखकर उनकी पत्नी माया ने कहा, रहने दो जी, हम क्या ही कर लेंगे, हमारा बेटा तो सलामत है ना, बस वही काफी है। ऐसी लड़की का क्या भरोसा, जाने दो ना उसे, तुम उसे सलामत कह रही हो। हमने अपना जीता जागता बेटा बहू को सौंप दिया था, उसने जिंदा लाश बनाकर हमें दिया है। हंसता मुस्कुराता मेरा बेटा आज कैसी हालत में हो गया है, और ये सब उसके कारण। सुरेंद्र जी की बात सुनके माया अपने पल्लों से अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। आखिर वो भी क्या करती। अपने 27 साल के बेटे को यूं हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा देखकर किस माँ को रोना नहीं आएगा। 1 साल पहले सुरेंद्र जी और माया ने अपने बेटे अभिमन्यु की शादी रागिनी से करवाई थी। रागिनी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, पर उसके ख्वाब शुरू से ही ऊंचे थे। रागिनी पढ़ना चाहती थी, ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, जो उसके पिता अपने कम आय के कारण नहीं करवा पा रहे थे। शादी से पहले ही ने बता दिया था कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन सुरेंद्र जी के परिवार को इससे कोई समस्या नहीं थी, सो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। यहाँ तक कि जब रागिनी के पिता ने कहा कि वो सामूहिक सम्मेलन में विवाह करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो शादी का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उसके लिए भी वो लोग राजी हो गए। काफी साधारण तरीके से रागिनी और अभिमन्यु की शादी हुई थी। शादी होकर रागिनी ससुराल आ गई, लेकिन पग फेरे के लिए गई तो लौट कर नहीं आई। जब अभिमन्यु उसे लेने गया तो उसने कहा, अब मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, ससुराल में रहकर ये सब संभव नहीं है। अभी मुझे आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है। सोच रही हूँ कि शादी में आए हुए शगुन के पैसे से मैं अपनी एडमिशन फीस भर दूँ। अरे पढ़ाई ही तो करनी है, वो तो वहाँ पर भी कर सकती हो, और फिर वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कौन है। मैं और पापा तो सुबह ही दुकान पर चले जाते हैं, जिसमें रात को ही घर आते हैं। मम्मी ही दिन भर होती है घर में। मेरी मम्मी बहुत सुलझी हुई है, वो भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। और रही बात फीस की, वो तो मैं ही जमा करवा दूंगा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो। आखिर हमने वादा किया है तुमसे आगे पढ़ाने का, तो हम उसे निभाएंगे भी। अभिमन्यु ने कहा, नहीं अभिमन्यु जी, कम से कम आप तो मेरी भावनाओं को समझो। आप मेरे जीवन साथी हो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। रागिनी ने बड़े प्रेम से भरे शब्दों से अभिमन्यु से विनती की। ये सुनकर अभिमन्यु का दिल पिघल गया और वो रागिनी को वहीं छोड़ आ गया। साथ ही कॉलेज में एडमिशन के लिए फीस भी दे आए। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि और जरूरत होगा तो बोल देना। जब घर आया तो माया जी ने इस बारे में पूछा, तो अभिमन्यु ने उन्हें भी समझा दिया। हालांकि ये बात माया और सुरेंद्र जी को अजीब लगी, पर ठीक है, बेटे बहू की आपसी समझ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यूँ तो रागिनी कभी भी अभिमन्यु से ठीक से बात नहीं करती। अगर अभिमन्यु फोन लगाता तो वो कभी पढ़ाई का बहाना तो कभी कुछ बहाना करके फोन जल्दी से जल्दी रख देती। लेकिन जब पैसे लेने होते तो बड़े ही प्यार से अभिमन्यु से बात करती।
महीने में एक बार 15-20 हजार रुपए आसानी से वो ले लेती, ये कहकर कि कोचिंग की फीस जमा करनी है, जरूरी किताबें खरीदनी है। अभिमन्यु भी विश्वास ही विश्वास में पैसे रागिनी को दे देता। कई बार अभिमन्यु उससे मिलने के लिए उसके घर जाता तो कई बार तो वो मिलती ही नहीं, और जब मिलती भी तो हमेशा यही कहती कि कल मेरा वीकली टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है, इसलिए 10-15 मिनट उसके पास ही बैठती और फिर पढ़ने के लिए उठकर कमरे में चली जाती। तीज त्योहार पर भी अगर माया जी उसे आने के लिए कहती तो वो कोई न कोई बहाना कर देती या फिर आती भी नहीं। दिन में 1-2 घंटे रुकती और फिर वापस अपने मायके चली जाती। ये सब यूं ही चलता रहा। अगर 2 महीने पहले सुरेंद्र जी ने रागिनी को किसी और लड़के के साथ नहीं देखा होता, उन्होंने घर जाकर अभिमन्यु को बताया तो अभिमन्यु ने कहा, पापा कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार होगा। जब सुरेंद्र जी ने कहा, बेटा हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें पता भी है कि रागिनी कौन से कॉलेज या कौन से कोचिंग सेंटर में जाती है। मैं तुम्हारे मन में तुम्हारी पत्नी के लिए शक का बीज नहीं बो रहा हूँ, पर कहीं ऐसा ना हो कि हम विश्वास ही विश्वास में रह जाएं। आजकल जमाना बड़ा खराब है, तो थोड़ा पता करो। अभिमन्यु की भी सुरेंद्र जी की बात सही लगी। आखिर कुछ दिन बाद दुकान न जाकर उन्होंने इस बारे में पता करना ही ठीक समझा, लेकिन जो बातें उसके सामने निकल कर आई उससे वो हैरान रह गया। रागिनी सुबह कॉलेज के लिए तो रवाना हो जाती थी, पर कॉलेज न जाकर पूरे दिन लड़के के साथ घूमती रहती। यहाँ तक कि उसने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था। फिर वो पैसा इस बात के लिए ले रही थी, मतलब पैसा अभिमन्यु से ले रही थी और खर्चा किसी और के साथ कर रही थी। ये देखकर अभिमन्यु पूरी तरह से टूट गया। आखिर कुछ दिन बाद उसने हिम्मत करके सुरेंद्र जी को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सुरेंद्र जी और माया के पैरों तले जमीन खिसक गए। उन्होंने इस बारे में रागिनी और उनके माता पिता से बात करने की ठान ली और एक दिन बिना बताए अचानक उसके घर पहुंच गए। लेकिन रागिनी के माता पिता ने तो मानने से ही इनकार कर दिया। उल्टा तो वो सुरेंद्र जी और उनके परिवार पर झूठा इल्जाम लगाने लगी कि वो लोग रागिनी को परेशान करते हैं और अब उसे पढ़ने के लिए अपने वादे से मुकर रहे हैं। तब सुरेंद्र जी ने कहा, हम ना तो रागिनी को परेशान करते हैं और ना ही उसे पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं, पर अब हम रागिनी की पढ़ाई का खर्चा तभी देंगे जब रागिनी ससुराल में रहेगी और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरा करेगी। लेकिन रागिनी ने इससे साफ इनकार कर दिया, मैं ससुराल में नहीं रहूंगी। और रही बात खर्चा देने की, तो वो तो आप को देना ही पड़ेगा। आजकल कानून भी लड़कियों की ही सुनता है। रागिनी के जवाब को सुनकर सुरेंद्र जी और उनका परिवार हतप्रभा रह गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आखिर उन्हें समझ में आ गया कि वो लोग गलत ही फंस चुके हैं। आखिर सुरेंद्र जी साफ मना कर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वापस घर आ गए। दूसरे दिन रागिनी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया कि अभिमन्यु और उसके परिवार वाले उसे परेशान करते हैं और उसे बात बात पर घर आकर प्रताड़ित करते हैं। साथ ही साथ वो दहेज की भी मांग कर रहे हैं। आखिर जब अभिमन्यु और उसके परिवार वालों को नोटिस मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इस बारे में रागिनी और उनके माता पिता से बात की तो उन्होंने बाहर ही सेटलमेंट करने की बात की। केस वापस लेने के वजह में रागिनी ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, पर अभिमन्यु ने कहा, किस बात के पैसे चाहिए आप लोगों को? हमने तो आपका कोई खर्चा नहीं करवाया। शादी भी सामूहिक सम्मेलन में हुई थी
और साल भर आप लोगों ने हमसे पढ़ाई के नाम पर पैसे ही तो ऐंठे हैं। हम तो एक छोटी कौड़ी भी नहीं देंगे आपको। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कानून अच्छे से जानती हूँ। पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगी। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। रागिनी ने अभिमन्यु से कहा, पर अभिमन्यु और उसका परिवार उसके लिए राजी नहीं था। आखिर वहाँ से निकलकर अभिमन्यु और उसके परिवार ने भी रागिनी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। परंतु ये समय परिवार के लिए बहुत ही भारी बीत रहा था। आखिर सामाजिक और मानसिक तौर पर अभिमन्यु और उसका परिवार काफी कुछ झेल रहा था। यहाँ तक कि उसके अपने लोग भी रागिनी के खिलाफ गवाही देने से बच रहे थे। आखिर कोई भी आज के जमाने में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था। आए दिन रागिनी और उसके परिवार वाले उन पर कुछ न कुछ इल्जाम लगा रहे थे। कोर्ट में केस चल ही रहा था। 2 दिन पहले ही सुनवाई के समय अभिमन्यु टेंशन में कोर्ट जा रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और जब से वो अस्पताल में ही था उसकी हालत काफी क्रिटिकल थी। अपने बेटे को इस तरह बिस्तर पर पड़े देखकर आखिर माया ने कहा, अरे दे दीजिए ना पैसे और पीछा छुड़ाइए उस बेढंगी लड़की से। हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया उसने। क्या हालत कर दी है उसने मेरे बेटे की। कैसी बातें कर रही हो तुम। भला हम क्यों दे पैसे, हम गलत थोड़ो ना हैं। और फिर इतने पैसे कोई हमारे पास है न थोड़ो ना। कोई हम अमीर घराने के लोग तो हैं नहीं, हम भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। सुरेंद्र जी ने उसे समझाते हुए बोला, आप चाहे तो ये मकान बेच दो और उस लड़की से पीछा छुड़ाओ। माया अपने पल्लों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। आखिर मैं एक पिता हूँ। आखिरकार सुरेंद्र जी ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगाई। आखिर आप लोगों को से पैसे नहीं मांग रहे हैं, बस इतनी सी मदद कर दीजिए कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए। अभिमन्यु और उसके परिवार की स्थिति को देखकर कुछ लोग रागिनी के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुए। साथ ही साथ ये भी सजेशन दिए कि सामूहिक सम्मेलन में शादी हुई थी तो वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाइए ताकि ये प्रूफ हो सके कि शादी में कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं हुआ था और आप लोगों ने दहेज के नाम पर उनसे कुछ नहीं मांगा। आखिरकार ये सब करने के बाद रागिनी का केस थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा। अभिमन्यु की स्थिति में अब पहले से सुधार है। अभी भी ये केस कोर्ट में ही पेंडिंग में है। समाज के कई गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन रागिनी अभी भी 10 लाख रुपए के लिए अड़ी हुई है। उसे लगता है कि शादी के नाम पर वो इतना पैसा की हकदार होती है। और हैरानी की बात यह है कि उसके माता पिता भी उसके गलत में साथ दे रहे हैं।